बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मामले को इतना लिपापोती किया गया कि आज 1 महीना हो गया और लोग 12 फोन करते मौलाना राशिद साहब इस मामले में कुछ हो नहीं रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज आपका हजरत जब वहाँ पहुँचे हैं और हम लोग तकरीबन 50 की तादाद में लोग थाने जब पहुँचे हैं तो थानेदार खुदा की कसम आपकी इस ताकत की बुनियाद पे काँप रहा था और हजरत की एक एक बात को हजरत ने कहा कि चार्जशीट 1 महीना बीत चुका है, जिस केस में आप चार्जशीट दाखिल नहीं किए हैं उस केस की क्या वैल्यू। आप कह रहे हैं कि मुलजिम अंदर चला गया, ये हो गया, जब चार्जशीट ही नहीं गया तो केस हम क्या माने। तो 10 दिन का वो वक्त लिया कि 10 दिन के अंदर अंदर हम ये काम कर देंगे। आप हम विश्वास दिलाते हैं। तब हम लोगों ने वहाँ से मीडिया के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई ऐसी ताकत नहीं है, ये हमारी ताकत नहीं, ना इनकी ताकत, ये इस झंडे की ताकत है। एक तहरीक संगठन जो आपका है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, उसकी ताकत है। हम लोग आप यहाँ आ रहे थे, ये झंडे की बुनियाद पर लोग देख रहे थे भाई कौन है। कई लोगों ने गाड़ी रोक के पूछा भैया ये, हमने कहा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आमिर इरशादी साहब। तो दोस्तों इत्तेहाद बड़ी अहमियत रखता है, इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। तो मुंतशिर नहीं रहना है आपसी मामलात में। देखिए जहां भी एक परिवार है भाई, ये चाटो टनबन होता है, गांव है टनबन होगा, मगर मिली मसाइल जब आ जाए, जब हमें कौम और मिल्लत के लिए आवाज दे दे कोई, तो उस वक्त हमको पीछे नहीं छूटना है। उस वक्त माल हो, जान हो, रुपया हो, पैसा हो, जितनी हमारी आपकी वसत है उस वसत की बुनियाद पर हम और आप काम कीजिए। और ये झंडा बड़ी अहमियत रखता है, एक तहरीक आपका ये अहमियत रखता है। आज खुदा की कसम दोस्तों, ये तहरीक ये झंडा आपका अररिया जिला में वो काम किया कि मैं क्या बताऊं, हजरत गवाह है उसके। बस आपसे यही दरखास्त है कि आप लोग आपस में इत्तेहाद बनाइए। हम किसी का बदवा मजदूर नहीं है, हमको अल्लाह ने तो पैदा किया था पूरी दुनिया की इंसानियत को चलाने के लिए, सिखाने के लिए, रहनुमाई करने के लिए। आज कुछ लोगों की वजह से हम लोग जो है पिछवाई करने वाले हो गए। ये कौम पिछवाई के लिए नहीं पैदा हुई है, ये कौम अशरफुल मखलूकात है, पूरी मिल्लत के दर्द को लेकर बैठा। यही हमारी आपकी कामयाबी की जमानत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आने को, आपके बैठने को और पूरी मिल्लत की दर्द को थोड़ी देर के लिए फिक्र के साथ सोचने का जो वक्त मिला है, ये अल्लाह इस वक्त को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ये सिर्फ एक वाहिद मुसलमान की पार्टी नहीं है। इनकी सोच, इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके आपसी भाईचारा को कायम रखते हुए और समाजी एतबार से जुड़कर रहने के लिए हम अपने देश को कैसे मजबूत करें, इनकी ये सोच है। ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, आपको याद होगा कि जब सीमांचल के अंदर में सैलाब आया था और बहुत भयानक सैलाब आया था, तो उस वक्त उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में वो यहाँ पर ताउन किए थे, मदद किए थे लोगों का। क्यों कि हमसे मोहब्बत है, मेरे कौमी भाई वहाँ परेशान होंगे, मेरे देशवासी परेशान होंगे। तो ऐसे ऐसे जगह पे आके राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हर मैदान में खिदमत कर रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह इन्हें और तरक्कियात से नवाजे और हमें भी खुलूस लिल्लाहियत के साथ काम करने की तौफीक दे। उलमा काउंसिल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आमिर ताहिर जिंदाबाद, जिंदाबाद, आफ्ताब अजहर जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मैं अपने बीच जनाब हजरत मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया को मैं दरखास्त करूंगा कि हमारे इस पेक्टोला पंचायत के गांव फरोटा में वार्ड नंबर 10 में आज मकतबे इस्लामिया के हाल में वो तशरीफ लाए हैं। हजरत अपने कीमती बातों से हम सामिईन को फायदा पहुंचाएं। आफ्ताब अजहर जिंदाबाद, मौलाना आफ्ताब अजहर जिंदाबाद, आमिर रशादी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रो आते गए और कारवां बनता गया। मेरा नाम आफ्ताब अजहर सिद्दीकी है। ज़िला किशनगंज के कोठिया प्रखंड से मेरा ताल्लुक़ है। 5 साल पहले उत्तराखंड में मैं रह रहा था और वहीं खिदमत अंजाम दे रहा था। सियासी, समाजी, मिली कामों में शुरू से मुझे शौक़ है लगे रहने का। मिल्लत का दर्द, इंसानियत की सेवा और खिदमत करने का जज्बा पहले से था। तो मैंने नाम सुना मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब का, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का। मैंने राब्ता किया तो मौलाना आमिर रशादी साहब ने मुझे लखनऊ आने की दावत दी और मैं लखनऊ गया। तो उत्तराखंड में रहते हुए ही मेरा इस पार्टी से ताल्लुक़ जुड़ा और मौलाना ने फिर मुझ नाचीज़ को, ना तो मेरे पास बहुत कुछ असासा है, लेकिन मौलाना ने न जाने क्या बात देखी कि उत्तराखंड और बिहार 2 सूबों का, 2 प्रदेश का मुझे प्रभारी बना दिया। तो अब तो मैं उत्तराखंड से आ गया, मुस्तकिल तौर पर किशनगंज में रहना होता है और बिहार का प्रभारी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का। उत्तराखंड के लिए हमने किसी और को जिम्मेदारी दे दी। ये जो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल है जिसका नाम आप सुन रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको RUC कहेंगे। हाफिज गालिब अनवर साहब तकरीबन 3 साल से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के अररिया के ज़िला इंचार्ज। चूँकि संगठन हम लोगों का यहाँ वसाइल भी हमारे पास नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो, बिल्डिंग हो, दफ्तर हो, ऑफिस हो, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का जो नाम है और आजमगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और दिल्ली में पार्टी की जो पहचान है, उस पहचान की वजह से प्रशासन में हमारी बात सुनी जाती है, सरकार में हमारी बात पहुंचती है और जो मांग, जो मुतालबात हम रखते हैं, उन मुतालबात को सरकार के लोग भी, प्रशासन के लोग भी संज्ञान में लेते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। हम लोग चूँकि मुसलमान हैं, मुद्दे की बात यह है कि हम लोगों का मसला क्या है। हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं तो हिंदुस्तान तो किसी के बाप की जागीर नहीं है ना, या कोई यहाँ किसी की बादशाहत नहीं है। क्या किसी की बादशाह कि कोई हाकिम बैठा हुआ हो फिर उसका बेटा हाकिम बन जाए और जो चाहे वो करे? ऐसा तो नहीं है। यहाँ जमहूरियत है। क्या है? यहाँ जमहूरियत है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि आप 10 आदमी मिलकर किसी एक को अपना फैसल चुन सकते हैं। एक पंचायत के लोग मिलकर अपने पंचायत का मुखिया चुनते हैं। एक जिला परिषद हल्के के लोग मिलकर अपना जिला पार्षद चुनते हैं। एक विधानसभा एरिया के तमाम लोग मिलकर अपना MLA चुनते हैं। लोकसभा हल्के के तमाम लोग मिलकर, लाखों की तादाद मिलकर अपना एक MP चुनते हैं कि नहीं? तो क्या मतलब हुआ कि हुकूमत किसकी है? किसी एक आदमी की नहीं है, किसी डिक्टेटर की नहीं है, बल्कि हुकूमत हमारी और आपकी है, जनता की हुकूमत है। तो जनता की हुकूमत को ही लोकतंत्र कहते हैं और जमहूरियत कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि सियासत में आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमानों को ठगा गया है। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या पूरे मुल्क का आप जोग्राफिया चेक कर लें, हम मुसलमानों को सियासत के नाम पर अपने साथ शामिल करके इन सेकुलर पार्टियों ने अब तक ठगने का काम किया है। चाहे वो RJD हो, चाहे वो JDU हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो। भाजपा से तो हमारा वैसे भी 36 का आंकड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा हमारी दुश्मन है। अगर हम ये समझ रहे हैं तो भाजपा के अलावा ये जितने सेकुलर दल हैं, जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, हकीकत मानिए तो ये लोग भी आपको तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते। भाई लालू प्रसाद की यहाँ हुकूमत रही लगभग
हमारे सीमांचल की हालत बदली। जहाँ पुल पुलिया की जरूरत थी बना, जहाँ स्कूल कॉलेज की जरूरत थी बना। कितने यूनिवर्सिटी हैं हमारे सीमांचल में, कितने कॉलेज हैं आपके एरिया में? आप अपने प्रखंड का जायजा लीजिए, आप अपने प्रखंड का जायजा लीजिए कि आपके प्रखंड में कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं। और यही जायजा आप जाकर मुजफ्फरपुर में और बेगूसराय में लीजिए। यानी तालीम में हम लोग पीछे हैं, एजुकेशन में, तिजारत में हम लोग पीछे हैं। हमारे पास यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, हमारे पास यहाँ प्लांट नहीं है, कारोबार के जराए नहीं है। अच्छा, कारोबार कैसे करेगा आदमी? यहाँ का जो किसान है उसको मुआवजा तक नहीं मिलता है, नुकसान हो जाता है उसको मुआवजा नहीं मिलता है। किसानों के लिए जितनी स्कीमें निकलती हैं पटना से, वो स्कीमें यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। जागरूकता भी नहीं है, और जहाँ जागरूकता है वहाँ तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है स्कीम, है कि नहीं? अच्छा, ये तो हमारे इलाके की समस्या है। हम मुसलमानों का इस्तेमाल इन बड़ी बड़ी पार्टियों ने कैसे किया? आओ तुमको हम जो है जिला अध्यक्ष बना देंगे, तुम हमारे टिकट पर एमएलए का इलेक्शन लड़ लो। एमएलए क्यों लड़ लो? हमें एमएलए का टिकट भी वो पार्टी कहाँ देती है? जहाँ देखती है कि नहीं, इनकी तादाद 75% है, इनकी तादाद 60% है, सिर्फ वहीं पर हमें एमएलए का टिकट देती है। और जहाँ हमारी संख्या अगर 50% भी है तो वहाँ हमें टिकट नहीं मिलता है। ठीक है? और टिकट देने के बाद जब हमारा आदमी हम लोगों से वो तमाम पार्टी के वादे करके वोट ले लेता है कि हमारी पार्टी आपके लिए ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, वोट तो ले लेता है, हम उसको विधायक बना देते हैं, एमएलए बना देते हैं। वो जाकर जब असेंबली में बैठता है तो पार्टी की तरफ से ना तो उसको कोई मंत्रालय दिया जाता और ना ही हम अकलियतों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए कोई स्कीम दी जाती है, और ना हमारे इलाकों में वो काम होता है जो होना चाहिए। स्कूल का, कॉलेज का, तालीम का, एजुकेशन का, तरक्की का कोई काम नहीं होता है, विकास का। तो हमारा जो नेता है, हमारा नेता, आप गौर कीजिएगा इसमें, हमारा नेता अगर किसी पार्टी में एमएलए बनकर गया है तो वो हमारा तर्जुमान नहीं है, हमारा नुमाइंदा नहीं है। वो किसका नुमाइंदा है? वो पार्टी का नुमाइंदा है, वो अपनी पार्टी का गुलाम है, हमारा तर्जुमान नहीं। आप गौर कीजिए इसमें, किसी भी विधायक को आप कहिए कि विधायक जी हमारी जो है कौमी समस्या ये है, मिली समस्या ये है, इस समस्या को लेकर आप जो है आवाज उठाइए असेंबली में। वो कहेगा नहीं, हमको पार्टी से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, पार्टी हमको बोलने के लिए नहीं देगी। इसका मतलब तुम पार्टी के गुलाम हो। हमसे वोट लिए थे ये बोलकर कि हम तुम्हारा काम करेंगे, और अभी कह रहे हो कि पार्टी, तो पार्टी का क्या मतलब है? नहीं कि तुम पार्टी के गुलाम हो। तो अब ये हालत कैसे बदलेगी कि लोग नेता बने, लीडर बने, सियासत करें, तो वो कौम की सियासत करें, ना कि किसी पार्टी की। समझ में आ रही बात? यानी हम लोगों की, जनता की, आवाम की सियासत करें और आवाम की आवाज सरकार तक पहुंचाएं, ना कि सरकार की बात को वो मानकर चलें। अभी का जो नेता है, अभी के जो विधायक एमपी है, वो सरकार की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। वो कब होगा? जब आपकी सियासत आजाद होगी, जब आपकी सियासत किसी पार्टी की गुलाम नहीं होगी, जब आपकी सियासत, जब आपका वोट किसी पार्टी का गुलाम नहीं होगा, जब आपका नेता किसी पार्टी का गुलाम नहीं होगा, तब जाकर आपकी हालत बदलेगी, तब जाकर आपकी आवाज उठेगी और आपकी आवाज सुनी जाएगी। वो कब होगा? आप कहिए कि किसी पार्टी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, आप किसी ऐसी पार्टी से जुड़िए जो हमारी अपनी पार्टी हो। समझ में आ रही बात? जो हमारी अपनी पार्टी हो, और वो पार्टी आपको आपकी कौम के लिए लड़ने का हक देती हो, आपकी मिल्लत के लिए आपको लड़ने का हक देती हो, आप उस पार्टी में गुलाम बनकर न रहते हो। ये हमारी राष्ट्रीय उलमा कौंसिल पार्टी, इस तरह की और भी पार्टियां हैं मुल्क में। आज हमें सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, क्या मिल रही है? मजदूरी मिल रही है। हमारा जो नेता है ना, वो पार्टी का मजदूर है, बंधुआ गुलाम है, वो आजाद नहीं है, वो कौम का नुमाइंदा नहीं है, वो पार्टी का नुमाइंदा है। तो जब हम अपनी पार्टी के तरह, यानी कि आप लोग ये समझिए कि आपका ये गांव है, आपने अपने गांव में एक संगठन बनाया, एक तंजीम बनाई, एक कमेटी बनाई, तो उस कमेटी पर किसी की चलेगी? या कमेटी जो फैसला लेगी वही फैसला होगा?
आपकी कमेटी पर तो किसी की नहीं चलेगी ना। तो हमको ये करना होगा कि हमारे बीच का आदमी हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़कर हमारी आवाज उठाए। हमारे बीच का आदमी जब दूसरे की पार्टी से लड़कर इलेक्शन जीत जाता है तो फिर वो उसका गुलाम बन जाता है, हमारी नुमाइंदगी नहीं करता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बात समझ में आ गई? तो यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि सरकार से हम हिस्सा चाहते हैं, सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, एक मोटी सी बात बताइए आप मुझे, अभी ये जातीय जनगणना हुआ कि नहीं हुआ? उसकी रिपोर्ट आई, हमारे पढ़े लिखे भाइयों को मालूम होगा। जी जी। जातीय जनगणना में आपकी संख्या बिहार में 17% है। कितनी फीसद है? 17% है। आप ये बताइए कि 14% जिनकी संख्या है, जनसंख्या है, वो मुख्यमंत्री बनेगा और 17% जिसकी जनसंख्या है वो दरी बिछाएगा। आप बताइए, 17 ज्यादा होता है कि 14 ज्यादा होता है? कभी तेजस्वी जी ने कहा किसी मुसलमान से कि हम तुमको एमएलए का टिकट देते हैं, तुम उप मुख्यमंत्री रहोगे? कहा? कभी नहीं कहा। क्योंकि तुम्हारी संख्या 17% है तो हम तुमको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे या तुमको बड़ा महकमा देंगे, तुमको बिहार का जो है वजीर दाखिला बनाएंगे। ऐसा कहा किसी को? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपकी कौम तरक्की करे, वो नहीं चाहते हैं कि आपकी कौम आगे बढ़े, आपकी कौम को सरदारी मिले, उसके सर पर ताज हो, ये नहीं चाहते हो। हम लोग 17%, 14% की गुलामी कर रहे हैं, 10% की गुलामी कर रहे हैं, 9% की गुलामी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ताकत को नहीं समझा, अपने वोट की ताकत को नहीं समझा। हमारा वोट अगर मिल जाए और एक जगह जमा हो जाए और हमारा वोट हमारे लिए पड़ने लगे, ना कि किसी और के लिए। हाँ, समझ में आ रही बात? हमारा वोट हमारे लिए हो, किसी और के लिए ना हो, तो फिर वो वोट फायदेमंद है। और अगर हमारा वोट दूसरों के लिए पड़ता रहेगा, हमको एक डर दिखाया जाता है कि भाजपा को हराना है इसलिए फुला को वोट दो। अरे भाजपा को हराना है तो हम अपने आदमी को भी तो वोट दे सकते हैं। भाजपा को अगर हराना है तो हम अपने बीच का एक आदमी जो आजाद तरीके से इलेक्शन लड़ता है। निर्दलीय भी कोई चुनाव लड़ता है कि नहीं? निर्दलीय पर्चा भरता है कि नहीं? किसी पार्टी की तरफ से नहीं होता, निर्दलीय लड़ता है चुनाव, लड़ता है ना। इसका मतलब क्या है कि चुनाव लड़ने की मुकम्मल आजादी है, कोई आदमी किसी पार्टी का गुलाम नहीं, कोई आदमी किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है हमको? लेकिन हम लोगों के जहन को, हम लोगों के माइंड को ऐसा कैप्चर कर लिया गया है और हमारी सोच को ऐसा बना दिया गया है कि अगर भाजपा को इलेक्शन हराना है तो तुमको आरजेडी को ही वोट देना होगा, भाजपा को इलेक्शन हराना है तो तुमको कांग्रेस को ही वोट देना होगा, भाजपा को इलेक्शन हराना है तो तुमको फुला पार्टी को ही वोट। अरे फुला पार्टी हमारे लिए कर क्या रही है? जैसे भाजपा हमारे लिए खुली दुश्मन है तो तुम लोग तो अंदर खाने हमसे जो है दुश्मनी निभा रहे हो। तुम भी तो अंदर खाने हमसे दुश्मनी कर रहे हो। हमारी तरक्की के लिए, हमारी कौम के विकास के लिए तुमने अब तक किया क्या? सबसे ज्यादा बिहार में मुस्लिम आबादी कहाँ है बताइए? सीमांचल में है ना, अररिया में है, किशनगंज में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है। कहाँ है? और पूरे बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका कौन सा है? यही। बताइए, अगर आपसे हमदर्दी होती तो पता चलता कि सीमांचल सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाका है। क्यों है? क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी है और मुसलमानों से सरकारों को हमदर्दी है। तो हमदर्दी है तो जगह जगह पर पुल है, 5-5 किलोमीटर पुल नजर आ रहा है। हाँ, हर 2 किलोमीटर पर स्कूल नजर आ रहा है, हर प्रखंड में दर्जनों की तादाद में कॉलेज है, हर जिले में यूनिवर्सिटी है। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा है क्या? तो हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। और ये जो गठबंधन की सरकार है ना, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ठीक है? ये अभी हमारे पास न इतनी इस्तिताअत है, हमने एक सोच आप लोगों के सामने रखी है। हमारे पास न इतनी इस्तिताअत है, न इतने अपराध हैं, न इतने वसाइल हैं कि हम बहुत बड़ी बात करें कि चुनाव में हुकूमत बनाएंगे और जो है हमारे हर विधानसभा में हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा, हर लोकसभा में हमारे। अभी इतनी ताकत नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ ये आप लोगों के सामने ये पैगाम देने आए हैं कि अपने अपने इलाके में छोटी छोटी यूनिट बनाकर मुत्तहिद हो जाइए। अपने अपने इलाके में, जैसे ये आपका फरोटा है, फेकटोला पंचायत है, फेकटोला पंचायत के हर गांव में आप एक यूनिट बनाइए कि भाई ये इस गांव की यूनिट है। ठीक है? इस गांव में कोई भी फैसला लिया जाएगा अगर, तो इस यूनिट की राय के साथ और इस यूनिट की मीटिंग और मशवरे के साथ वो फैसला लिया जाएगा। मसलन मुखिया में किसको जिताना है, ये यूनिट फैसला करेगी। समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
एक पूरे पंचायत की एक यूनिट बना लीजिए जिसमें पूरे पंचायत में जितने टीचर हैं, यानी मेन अफराद को रख लीजिए, जितने टीचर हैं उनको ले लीजिए, जितने मौलाना लोग हैं, मौलवी हाफिज हैं उनको ले लीजिए, किसानों के कुछ नुमाइंदों को ले लीजिए, जो दुकानदार लोग हैं उनमें से कुछ समझदार लोगों को ले लीजिए। एक यूनिट बना दीजिए जो हर जगह की तर्जमानी कर सके, यानी फला गाँव से फला गाँव से फला गाँव से। और जब ये यूनिट बन जाए तो हम लोग क्या करें, मुखिया का इलेक्शन हो। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ये सिर्फ ये चाहते हो कि सिर्फ मुसलमान ही सियासत करें, नहीं। हमारी मांग ये है, ये लोग गलतफहमी फैलाते हैं कि जो लोग सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं वो सही सियासत नहीं कर रहे हैं, या वो भाजपा के एजेंट हैं, या ये हैं वो हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की बात इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों को अब तक पिछड़ा रखा गया है जी। मुसलमानों की अब तक तरक्की नहीं हुई है। अब तक आपने हम लोगों पर हुकूमत की, एक मौका हमको दीजिए, एक मौका हमको दीजिए, जबकि हमारी आबादी भी आपके बराबर है। उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान हैं। कितने फीसद? 22%। और बिहार में हमारी आबादी ज़्यादा है, शरह आबादी। तो हम ये नज़रिया देना चाह रहे हैं लोगों को कि आप आज़ाद माइंड बनिए, छोटे छोटे इलाकों में, छोटी छोटी बस्तियों में अपनी यूनिट बनाइए और जो फैसला लेना हो सब मिलकर लें। हम अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हक नहीं मिला है। अगर आएंगे, मसलन तेजस्वी और नीतीश कुमार चाहता है कि मोदी को हराए, हम भी चाहते हैं ना, हम भी तो चाहते हैं मोदी को हराए, लेकिन हमारा तेजस्वी से मुतालबा, नीतीश से मुतालबा ये होगा कि आप हमारे साथ हाथ मिलाइए, ठीक है। ये हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी से 2 आदमी लड़ेगा, आपकी पार्टी से 10 आदमी लड़ेगा, ठीक है ना। 2 जगह पर आप कैंडिडेट मत दीजिए, 10 जगह पर हम नहीं देंगे। एक समझौता हुआ ना, एक समझौता हुआ, दोनों मिलकर लड़ते हैं और दोनों मिलकर जो है किसको हराते हैं? भाजपा को हराते हैं, क्योंकि हमारा भी मकसद ये है। लेकिन वो हमसे हाथ नहीं मिलाएगा, वो कहेगा नहीं तुम हमारे पैर के नीचे बैठो। समझ रहे बात? यानी आपको हिस्सेदारी नहीं देगा, मजदूरी दे देगा। तो हमें मजदूरी नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, ये हमारी बात है। 150 लोग हैं जो हर महीना 100 रुपये और ज्यादा इतना भी जो है जमा करते हैं। उस रकम से गरीबों की मदद होती है। किसी गरीब के यहाँ शादी होती है तो उसमें नाश्ते का इंतजाम किया जाता है, या कोई दान का कोई सामान खरीद कर दिया जाता है। किसी पर जुल्म होता है, कोई कहीं भी पहुँचते हैं ये, क्योंकि रकम है, टीम बनी हुई है, संगठन है, तो काम हो रहा है। इस तरह का काम आप यहाँ भी शुरू कीजिए और खुद अपना जो है नाम इनके ग्रुप में शामिल कर लीजिए। आप